বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের বাড়ি চণ্ডী মন্দিরের পুজো দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। সমীরণ দাস, কলকাতা। বেহালার বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের ঐতিহাসিক ভবন চণ্ডীবাড়ি চণ্ডী মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল। মূল চণ্ডী মন্দিরের পুজো দেবার পর সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে আবারও আক্রমণ করলেন শাসক শিবিরকে। বৃহত্তর কলকাতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বেহালার অবদান উল্লেখ করেন। সংবিধান থেকে ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলেন। 2021-এর আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সার্বিক করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে একহাত নেন। জনসাধারণের কথায় বেহালার কোনো বিজেপি নেতা দেখা যাচ্ছে না বলে রাজ্যপালকে মাঠে নামতে হচ্ছে, আর উনি এসে পুজো দিতে নয় বিজেপির প্রচার করে গেলেন রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে স্বভাবসিদ্ধভাবে। अपने हिसाब से करे, किसके लिए करे, ये राज्यपाल का सरोकार नहीं है, पर वो कर सके बिना डर के, बिना दबाव के, बिना प्रभावित हुए, वो मेरा कार्य है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकारी तंत्र को, विशेषकर मेरी करबद्ध प्रार्थना सुनिए। आज के दिन बहुत अच्छी पूजा के बाद कह रहा हूँ, आप सरकारी कर्मचारी, आप जन कल्याण के लिए काम कीजिए, आप राजनीतिक कर्मचारी नहीं हैं। यदि आप राजनीतिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमि में किसी भी तरीके से आते हैं, आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच करने में नहीं है। आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। कानून का शिकंजा आप पर निश्चित रूप से आएगा, और चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग, सरकारी वाहन का उपयोग, सरकारी स्थान का उपयोग, सरकारी कर्मचारी का योगदान अपराध है। मेरी इस बात को व्यापक स्तर पर समझा गया है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हमारी आंखें खुल गई हैं। कुछ लोग हैं जो अभी डटे हुए हैं, वो राजनीति में भागीदारी का पीछे दे रहे हैं। उनकी राजनीति में भागीदारी एक आपराधिक कृत्य है। उस कृत्य को कानून नज़रअंदाज नहीं कर सकता। राज्यपाल की हैसियत से मेरा दायित्व है कि भारत के संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात न होने दूं। भारत की मूल भावना, भारत के संविधान के प्रावधानों को जमीन पर सही तरीके से उतारना कि मेरी शपथ है जो 30 जुलाई 2019 को मेरे लिए। मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप अपना कार्य करेंगे, प्रजातंत्र मजबूत होगा। आज के दिन इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहना, चूँकि मैं बेहाला आया हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि शिक्षा मंत्री हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, शिक्षा का राजनीतिकरण रोकिए। जब से राज्यपाल बना हूँ, कष्ट से समय निकल रहा है। पश्चिम बंगाल वो भूमि है दैट इज होम टू ग्रेटेस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक बाय ब्रिक हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नालंदा के लेवल पर पहुंचने वाले संस्थान यहाँ पर हैं। भारत जो विश्व गुरु था, उसकी शुरुआत यहाँ होनी है, और शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। मंत्री जी को शिक्षा समझ में नहीं आती तो मेरे को मंत्री कैसे समझ में आएंगे? उनका लगातार एक ही प्रयास रहा है, राज्यपाल के अधिकारों में कैसे कटौती की जाए, जायज की जाए, नाजायज की जाए। राज्य के वाइस चांसलर धरने पर बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति की डीन पर नियुक्ति हो जाए तो राजनीतिक दल का प्रवक्ता है। हम कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा पर प्रहार करना 3 पीढ़ियों पर प्रहार है। चूंकि उनकी कर्मस्थली में हूँ, गुजारिश करता हूँ, he must not destroy education, he must construct it। समझ के काम करना चाहिए। जो हाल के हालात मैंने देखे हैं वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। Such a daredevilish approach of such a senior politician, education minister, is destroying education and therefore playing with the future of the system, education and students.
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मानकर चलता हूँ वो मेरी बात पर गौर करेंगे एंड मेक अमेंड्स। रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं तो बड़ी चिंता और चिंतन का कारण बने। अडाल दुर्गापुर एयरपोर्ट के अंदर सरकार ने इक्विटी बढ़ाई है। आप पत्रकार लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मेरे पास बड़े गंभीर तथ्य इस बारे में आए हैं। सरकार ने 26 से 47 छूट है। उसका जन कल्याण को क्या फायदा है? उसमें सरकार का कितना धन गया है? उस धन का लाभ किन किन को मिल रहा है? ये बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है। ग्रीनफील्ड पोर्ट, डीप सी पोर्ट ताजपुर के बारे में ऐसे समय में फरवरी के माह में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं। प्रांत में मेरा मत है वी मस्ट हैव एयरपोर्ट्स, वी मस्ट हैव पोर्ट्स, वी मस्ट हैव मेनी ऑफ देम, वी मस्ट बी फेयरली रिप्रेजेंटेटिव। पर यदि अगर इतना नेक कार्य उन मामलों में फंस जाता है जो मेरे कानों में आते हैं, मेरे सामने लिखित रिपोर्ट आती है, तो मेरे लिए चिंता होना वाजिब है। कौन कंसल्टेंट है ताजपुर में? सब सार्वजनिक कीजिए, बताइए। दिस कांट बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पैट्रोनेज, दिस कांट बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन। जितनी जानकारी सरकार से मांगता हूं, कुछ जानकारी नहीं मिलती है। इससे जो शंकाएं मेरे मन में आती हैं, जो लोग मेरे कानों में कहते हैं, मुझे विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 2000 करोड़ के पेंडेमिक परचेज स्कैम की जांच किसने कराई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप पत्रकार लोग उस जांच को क्यों नहीं पता लगाते? उस जांच का क्या हुआ? क्या नतीजा हुआ? राज्यपाल ने आगाह किया, जिनको जांच के दायरे में होना चाहिए था वो जांचकर्ता बन गए। चलो हुआ सो हुआ, ये तो बताओ जांच का नतीजा क्या है? नहीं बताए। कहां जा रहे हैं हम? दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, दिस इज नॉट गवर्नमेंट विद अकाउंटेबिलिटी। और इसका कारण साफ है, अधिकारी लोग पब्लिक सर्वेंट का स्टांस छोड़कर पॉलिटिकल वर्क में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूं सीधे तौर पर, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर पुरकाष्ठा जी का क्या कार्य है? सरकार का कितना लंबा चौड़ा खर्चा उन पर होता है? व्हाट इज ही डूइंग? इज इट 24/7 पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, ताना बाना बुनना, ताकि जिस बीमारी का हम अंत करना चाहते हैं, फ्री और फेयरलेस इलेक्शन चाहते हैं, वो ना हो पाए? ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब 14 महीने से मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करें? क्यों नहीं राज्यपाल को बताएं स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का ये काम है? आकलन करेंगे आप अपने काम में कितने खरे उतरे हो। ज्ञानवंत सिंह जी, सीनियर IPS ऑफिसर, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर, उच्च न्यायालय ने क्या कहा? कसर बाकी रखी। उनको दोषी माना मानव अधिकारों के हनन का, उनको दोषी माना पुलिस अधिकारियों के हनन का, उनको दोषी माना संविधान के विपरीत काम करने का, उनको दोषी माना नियमों के उल्लंघन करने का। आपने चार्जशीट दी, राज्यपाल तो इतना पूछ रहा है, हुआ क्या? क्यों कई सालों तक आपने उनको बर्फ में रखा? क्यों अचानक उनको 2014 में 2 प्रमोशन मिल गए? क्यों ऐसा पद दे दिया? यदि वो पाक साफ में बताइए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आज के दिन खास तौर से नेताजी सुभाष बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में भारत का झंडा लहराया। आजादी के पहले लहराया था। राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से गत वर्ष में वहां गया था, वो स्थान देखा है, उस झंडे को मैंने सलूट किया है। क्या उन्होंने देश को एक नहीं माना? क्या नेताजी ने अपने देश में
किसी को बाहरी कहा? क्या नेताजी ने झंडा एक खास भूभाग के लिए फहराया था? क्या नेताजी की जो फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी, वो पूरे देश में नहीं छाई हुई है? मेरे गृह प्रांत में देखा है मैंने, आईएनए का आदमी छाती ठोकर कहता है 2018 में प्रधानमंत्री की पहल पर क्या हुआ, रेड फोर्ट पर कार्यक्रम। ये देश एक है, ये देश एक है, इस देश की आत्मा एक है, और पश्चिम बंगाल की भूमि से ज्यादा इसको कोई नहीं पहचान सकता। इसका संकेत हमें कहीं नहीं मिल सकता।